नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आप सभी के YouTube परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर हिंदी की नई क्लास के साथ आज का टॉपिक हमारा वाच्य का है। क्या टॉपिक है आज बच्चों? आज का टॉपिक वाच्य है। वाच्य, इससे पहले हम क्रिया पढ़ चुके हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। उसमें कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जी संयुक्त क्रिया और आपका पूर्वकालिक क्रिया, इसमें दोनों में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर रह गया है। दोनों में अंतर क्या है मैं आपको स्पष्ट हो बताता हूं आज। देखो बच्चों, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, इन दोनों में लेकर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कहां पर संयुक्त है और कहां पर पूर्वकालिक है। सबसे साधारण तरीका संयुक्त क्रिया का यह होता है जहां पर दोनों क्रिया एक साथ आती हैं और एक साथ संपन्न होती हैं। पहले बात। दूसरा पॉइंट यह है, पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया गौण क्रिया होती है। से मैंने कहा राम ने आम खा लिया है, राम ने आम खा लिया है, राम ने आम खा लिया है। तो राम ने क्या खा लिया? आम खा लिया। ये तो कर्म हो गया। मेन क्रिया क्या है? लिया है कि खा है? खाना ही तो मेन क्रिया हो रही है। आम का क्या हो रहा है? अगर मैं इसको हटा दूं खा को, तो आम लिया है, कुछ ना। अगर मैं आम खाया है, आम खाया है, तो इसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा है। ये गौण क्रिया है। मुख्य क्रिया कौन सी होगी? खा होगी। तो संयुक्त क्रिया में जो दो क्रिया आती है, पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और बाद वाली क्रिया गौण क्रिया होती है, और दोनों क्रिया एक साथ संपन्न होती हैं। पूर्वकालिक क्रिया में भी दो क्रिया होती हैं, लेकिन पहली क्रिया इसकी मुख्य क्रिया नहीं होती, इसकी मुख्य क्रिया बाद में आती है। वह देखकर निबंध लिखती है, वह निबंध लिखती है। देखकर हटा दिया, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना। वह देखकर निबंध लिखती है, तो मुख्य क्रिया लिखने की हो रही है, ना कि देखकर हो रही है। वह देखकर, वह दूध पीकर सोता है, मुख्य क्रिया क्या हो रही? दूध पीने की कि सोने की? सोने की हो रही है ना। दिमाग में आया कि सोने की हो रही है, तो दूध पीकर क्या होगी? गौण क्रिया होगी। और सोना कैसी क्रिया होगी? मुख्य क्रिया होगी। तो जहां मुख्य क्रिया पहले और गौण बाद में आए, संयुक्त क्रिया। जहां गौण क्रिया पहले और मुख्य बाद में आए, पूर्वकालिक क्रिया। बस इसी को आप बार बार समझ लेना, देख लेना। ये होती है आपकी संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया में अंतर। चलिए आते हैं वाच्य पे। किस पर? वाच्य। किसे बोलते हैं वाच्य? अंग्रेजी में वाइज होता है ना, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, उन्हें बोलते हैं वाच्य। क्रिया के उस परिवर्तन को ना, परिभाषा मैं जो लिख रहा हूं लिख लो। अगर आपको लिख रहे हो तो लिख लो आप। क्रिया के उस रूपांतर को, यानी क्रिया के उस परिवर्तन को, रूपांतर मतलब परिवर्तन होता है, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया में से किसकी प्रधानता है। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया में से किसकी प्रधानता है? कर्ता की है, कर्म की, क्रिया की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, उसको कहते हैं हम लोग वाच्य। दोबारा सुन लीजिए। क्रिया के उस परिवर्तन को, यानी क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं, जिससे यह पता चलता है, जिस परिवर्तन से यह पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की है, क्रिया की है। अब जो मैंने प्रधानता शब्द इस्तेमाल किया, इस प्रधानता का मतलब यह है कि वाक्य में जो क्रिया है, वाक्य में जो क्रिया है, इस क्रिया के जो लिंग है, इस क्रिया का जो वचन है, इस क्रिया का जो लिंग वचन और कारक है, लिंग वचन पुरुष, कारक नहीं, पुरुष, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या किस पुरुष में क्रिया? अन्य पुरुष में तो नहीं है।
अन्य होता है ना, अन्य पुरुष, यानी क्रिया का लिंग वचन और पुरुष किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है कि क्रम के अनुसार कि भाव के अनुसार है? अगर भाव के अनुसार है तो वो इसका मतलब क्रिया की प्रधानता है, अगर क्रम के अनुसार है तो क्रम की प्रधानता है, और कर्ता के अनुसार है तो कर्ता की प्रधानता है। याद रहेगी बात। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूं, एक वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, वे पुस्तक पढ़ते हैं। देखिए, ये समझाने का तरीका है। पढ़ता क्रिया किसमें है? पढ़ता क्रिया किसमें है? पढ़ता पुल्लिंग में है कि नहीं है? पढ़ती स्त्रीलिंग में है, पढ़ते बहुवचन में है। किसमें? बहुवचन में है। यानी जब कर्ता राम था, कर्ता पुरुष था, कर्ता क्या है? राम, और राम क्या है? पुरुष, तो क्रिया पुरुष में आई है। जब हमने कर्ता कर दिया स्त्रीलिंग, सीता कर दी, तो क्रिया किस में आ गई? स्त्रीलिंग में आ गई। जब हमने कर्ता का वचन बदल दिया, पहले एक एक वचन में थे, अब किस में? बहुवचन में, तो क्रिया का वचन बदल गया। क्या क्रम बदला? नहीं बदला। क्या बदला? कर्ता बदला। तो किसकी प्रधानता हुई? कर्ता की प्रधानता होगी। किसकी? कर्ता की। तो कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य हो गया, यानी कर्ता की प्रधानता होगी ना। जहां ना बच्चों, जब कर्ता की प्रधानता हो, किसकी? कर्ता की। जब कर्ता की प्रधानता हो तो उसे बोलते हैं कर्तृवाच्य। जब क्रम की प्रधानता हो उसे बोलते हैं कर्मवाच्य, और जब भाव की प्रधानता यानी क्रिया की प्रधानता हो उसे बोलते हैं भाववाच्य। याद रहेगी बात। जब किसकी प्रधानता है बच्चों? जब प्रधानता क्रिया की हो। किसकी प्रधानता हो? कर्ता की हो। जब कर्ता की प्रधानता हो कर्तृवाच्य। जैसे नहीं, ये लिखना मैंने आपको, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, तो क्रिया बदली ना कर्ता बदलने से। तो कौन सा वाच्य है इन तीनों में? इन तीनों में बच्चों कर्तृवाच्य है। समझ गए बात को? जब कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन बदले तो कर्तवाच्य, जब क्रम के अनुसार बदले तो क्रमवाच्य, और जब क्रिया के अनुसार ही बदले सब कुछ तो भाववाच्य। यानी कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार के वाच्य हो गए। दोबारा सुन लीजिए आप, एक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं आपको। वाक्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की है तो कर्तृवाच्य, क्रम की है तो क्रमवाच्य, और क्रिया की प्रधानता यानी भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य। याद रहेगी बात। चलो अब एक एक को डिटेल में देखते हैं कि कैसे कर्तृवाच्य कहां होगा, क्रमवाच्य कहां होगा और भाववाच्य कहां होगा। ठीक, अभी तक तो समझो कि वाच्य क्या है। वाच्य केवल वो है जिसकी प्रधानता वाक्य में हो। तो सारे बता देता हूं मैं, ये जरूर लिख लीजिए आप, बस मैं लिखाऊंगा परिभाषा भी आपको। देखिए, वाच्य तीन प्रकार के हैं। कितने? तीन प्रकार के। कर्तृवाच्य, तय के ऊपर रह और तय के नीचे री वाला कर्तृवाच्य। कौन सा? क्रमवाच्य। और बच्चों भाववाच्य। क्रमवाच्य और बच्चों कौन सा? भाववाच्य। बात याद रहेगी। वाच्य तीन प्रकार के, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। बच्चों ध्यान रखना, कर्तृवाच्य जो होगा ये सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होगा। सकर्मक में भी होगा, अकर्मक में। क्रम किस में होगा? केवल सकर्मक में होगा। भाई ये बताइए, क्रम की प्रधानता कहां होगी? जहां क्रम दिया होगा वहीं तो क्रम की प्रधानता होगी। अगर वाक्य में क्रम ही नहीं है, क्रिया आक्रमक है, ठीक ना, क्रिया कैसी है? आक्रमक है। राम के द्वारा सोया जाता है, राम के द्वारा सोया जाता है, इसमें क्रम है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब क्रमवाच्य नहीं है।
राम के द्वारा पढ़ा जाता है, पढ़ना क्रिया हुई। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अब पढ़ी जाती है ना, पुस्तक आ गया, क्रम आ गया ना, क्रम दे स्पष्ट, तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। तो केवल किस में होगा? ये सकर्मक में होगा, क्रमवाच्य। और भाववाच्य किस में होगा? भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होगा। किस में होगा? अकर्मक में। अगर क्रम दे दिया तो इसका मतलब जो क्रिया के लिंग वचन तो क्रम के अनुसार हो जाएंगे ना, फिर भाव के अनुसार होंगे। ये भाववाच्य हमेशा किस में होगा? अकर्मक में होगा, कभी सकर्मक में नहीं होने का, क्योंकि इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। अकर्मक में किसकी प्रधानता? क्रिया की प्रधानता होगी। याद रहेगी बात, किसकी प्रधानता? क्रिया की। और इसमें कर्म की प्रधानता, इसमें कर्ता की प्रधानता है। इसलिए कर्म हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक, क्योंकि प्रधानता किसकी है? कर्ता की है। तो यहां पर फर्क नहीं पड़ता कि वाक्य में कर्म दे रखा है या नहीं दे रखा है। इसमें क्रम होगा वाक्य में तभी तो सकर्मक बनेगा, और सकर्मक है तभी क्रमवाच्य है। जब इसमें क्रम नहीं होगा, क्रम नहीं, कर्ता तो होगा, कर्ता तो होगा, क्योंकि कर्ता किसमें होता है? अकर्मक में भी होता है। तो भाववाच्य अकर्मक में होगा। अगर उन्होंने क्रम दे दिया तो सकर्मक बन जाएगा ना, और सकर्मक में हो नहीं सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसमें होता है? सकर्मक अकर्मक में, और ये सकर्मक में, और ये किसमें होगा? अकर्मक में होगा। ये तीनों चीज आप उतार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हेडिंग बना लीजिए कृत्रिवाच्य। कौन सा वाच्य? कृत्रिवाच्य। देखो, कृत्रिवाच्य उसको बोलते हैं बच्चों, इसकी परिभाषा ये होगी, जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष, जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार हो, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, तो उसे कृत्रिवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिवाच्य कहते हैं उसे। कृत्रिवाच्य कहते हैं जब वाक्य में किसकी प्रधानता हो? कर्ता की प्रधानता हो। जैसे राम था, राम आम खाता है, सीता आम खाती है, तो क्रिया तो खाने की हो रही ना। क्या खा रहे? आम खा रहे। जब आम खा रहे तो क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। जब क्रिया सकर्मक होगी तो कौन सा वाच्य बनेगा? या तो क्रमवाच्य होगा या कौन सा होगा? कृत्रिवाच्य होगा, कि इसमें क्रम हो नहीं सकता, कि क्रम की परिभाषा अलग होती है, ठीक ना। तो इसमें आम के अनुसार नहीं आई ना, किस अनुसार आई? राम के अनुसार आई है। क्रिया खाता है, कर्ता के अनुसार, तो कर्ता कौन सा वाच्य है? कृत्रिवाच्य। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर ये होता उन्होंने आम खाया, उन्होंने आम खाया, ये बताइए क्या क्रिया का रूप बदला? क्या? खाया खाया खाया। जब वाक्य पुल्लिंग में था तब भी खाया क्रिया थी, खाया पुल्लिंग में। जब वाक्य जब कर्ता स्त्रीलिंग हो गया तो भी क्रिया पुल्लिंग में होगी, खाया। उन्हें वाक्य बहुवचन में होगा, कर्ता बहुवचन का, तब भी क्रिया ऐसी है। इसका मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदल रही, किस अनुसार बदल रही? आम के अनुसार बदल रही। आम भी तो सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, कान में ना ऐठा देके बोलते ना, गांठ बांध लो कान की। तो कान की गांठ का मतलब यह है कि जब भी कर्ता के बाद, जब भी कर्ता के बाद जब भी कर्ता के बाद ने विभक्ति आई हो, क्या आई हो? ने विभक्ति आई हो, उसके बाद चाहे क्रिया का कोई भी रूप हो, क्रिया का कोई भी रूप हो, क्रिया का कोई भी रूप हो, यानी कर्ता के बाद क्या हो? ने विभक्ति आई हो, और उसके बाद क्रिया का कोई भी रूप आया हो, तो हमेशा कृत्रिवाच्य होगा। क्या होगा? कृत्रिवाच्य। यानी कर्ता के बाद क्या आ गया हो? ने आ गया हो। आप इसको बस गांठ बांध लीजिए, कर्ता के बाद क्या आ गया? ने आ गया, तो कौन सा वाच्य होगा? हमेशा कृत्रिवाच्य होगा, कभी क्रमवाच्य नहीं होने का।
राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, राम ने आम खाया, सीता ने आम खाया। कर्तृवाच्य। राम आम खाता है, राम आम खाता है, सीता आम खाती है। क्रिया बदल गई तो भी कर्तृवाच्य। यानी जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है तो कृतवाच्य, और जब कर्ता के बाद ने आ गया लेकिन क्रिया नहीं बदल रही, क्रिया वो की वही है जिस रूप परिवर्तन में थी, है ना, तो भी हमारा कौन सा होगा? कृतवाच्य होगा। क्रिया हमेशा वही रहेगी। अगर ने विभक्ति आ गई है, क्या आ गई? ने विभक्ति। देखिए आप, अगर एक वाक्य ये लिखा मैंने, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहां गया सीता, सीता ने पुस्तक पढ़ी, यहां पर राम ने पुस्तक पढ़ी, यहां पे सीता ने पुस्तक पढ़ी। तो जब लिंग बदल गया कर्ता का, क्रिया तो नहीं बदली ना, लिंग बदला पर क्रिया नहीं बदली। जब लिंग बदलने पर क्रिया नहीं बदल रही है क्योंकि ने विभक्ति आ गई। ने विभक्ति आने के बाद क्या होता है? कर्ता की प्रधानता स्वयं बढ़ जाती है। क्रिया चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे वचन क्रिया का बहुवचन हो चाहे क्रिया एक वचन में हो, अगर ने विभक्ति आ गई तो हमेशा किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की होगी। याद रहेगी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य। अच्छा हाँ, एक मिनट देखो, अब ये सकर्मक क्रियाएं थी। अगर क्रिया अकर्मक है, क्रिया क्या है? अकर्मक। इसमें कहा मोर नाचता है, मोर नाचता है, बंदर नाचता है। ये क्रिया अकर्मक है ना? बिल्कुल अकर्मक है। राम सोता है, सीता सो रही है, सो रही है। ये कोई सा वाच्य क्या इसमें सकर्मक है? सारे वाक्य अकर्मक है। मोर नाचता है, मोर नाचता, मोरनी नाचती है। यानी जब कर्ता का लिंग बदला तो क्रिया बदल गई। ने तो आया नहीं ना, मोर ने नाचा, ने आ गया। मोरनी ने नाचा, क्रिया नहीं बदली, पर ने आ गया तो कृतवाच्य हो गया। और जब दूसरी हमने दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? जब मोर नाचता है तो मोरनी नाचती है। तो जब क्रिया बदल रही है कर्ता के अनुसार तो भी कृतवाच्य है। जब कर्ता के बाद ने विभक्ति आ गई, क्रिया नहीं बदली तो भी कृतवाच्य है। बंदर नाचता है, बंदरिया नाचती है, बंदरिया नाचती है, बंदर नाचता है, कर्तवाच्य। क्योंकि क्रिया किससे बदल ली? कर्ता के अनुसार। राम सोता है, सीता सोती है, वे सोते। सीता सो रही है, राम सो रहा है, राम सो रहा है। रहा है बदल ना क्रिया, रहा क्या और क्रिया बदल रही है। सीता सो रही है, राम सो रहा है। ये बदल नहीं बदली? अगर मैं बोलूं राम, सीता ने सोया था, राम ने सोया था, ने आ गया तो भी कर्तवाच्य, ने नहीं आता तो भी कर्तवाच्य। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है तो बच्चों क्रम के अनुसार क्या होगा? सुन देखो मेरी बात, क्रमवाच्य क्या होगा? क्रमवाच्य समझ लो, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। क्रमवाच्य केवल कैसी क्रिया में होगा? सकर्मक क्रिया में होगा। और क्रमवाच्य का सूत्र बच्चों ये होता है कि हमेशा पहले क्या आता है वाक्य में? कर्ता आता है, कर्ता के बाद उसकी विभक्ति आएगी, क्या? से। यहां बच्चों के द्वारा, से या के द्वारा, प्लस क्रम आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि क्रिया कैसी होगी? हमेशा सकर्मक क्रिया हमेशा होगी ना। जब क्रिया सकर्मक होगी तो क्रम तो जरूर आएगा ही आएगा। क्रम के बाद क्या आएगी? मुख्य क्रिया आएगी। क्या आएगी? मुख्य क्रिया। और उसके बाद क्या आएगा? क्रिया का जाना रूप। क्रिया का जाना रूप, क्रिया का जाना रूप काल के अनुसार, काल के अनुसार, काल के अनुसार। ये
कर्तृवाच्य क्रमवाच्य का सूत्र है, हमेशा कर्ता के बाद क्या आएगा बच्चों, हमेशा कर्ता के बाद ना से या के द्वारा आएगा, उसके बाद हमेशा क्या आएगा, क्रम आएगा। बिना क्रम के क्रमवाच्य नहीं बन सकता। फिर क्या आएगी, मुख्य क्रिया आएगी, फिर क्रिया का जाना रूप आएगा काल के अनुसार। आपने एक्टिव पढ़ा हो ना, जैसे मैं कहूं अगर राम राइट WRITE राइट आ लेटर, राम राइट आ लेटर, राम पत्र लिखता है, ये ना राम राइट आ लेटर, राम पत्र लिखता है, ये एक्टिव है। क्या है बच्चों, ये एक्टिव। इसका पैसिव बनाना क्या आएगा, आ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म WRITTEN रिटर्न बाय राम, रिटर्न बाय राम, ये एक्टिव है। राम राइट अ लेटर, राम पत्र लिखता है, सीता पत्र लिखती है, कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य है। ये कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य है। हमने क्या बनाया, अ लेटर रिटर्न बाय राम। हेलो, हाँ गौरव, बस हाँ बस 1 मिनट फ्री हो गया, मतलब बस 2 मिनट फ्री हो गया। हाँ जो ठीक है, ये देखो राम राइट अ लेटर, ये कर्तृवाच्य है। सीता राइट अ लेटर, यहां पर नहीं पढ़ेगा इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ जाएगा। हिंदी होगी, राम पत्र लिखता है, सीता पत्र लिखती है ना, कर्तृवाच्य हो गया। क्या बन गया इसका, अ लेटर रिटन बाय राम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां भी ना जो क्रिया जो जाना रूप है, ये वाक्य की थर्ड फॉर्म ही होती है। यहां भी कहती है क्रिया की एक प्रकार की थर्ड फॉर्म आती है। कैसे, अब देखो ये बाय, तो बाय क्या आ गया, से या के द्वारा। हमने पढ़ा था ना किसकी विभक्ति होती है, से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से तृतीय विभक्ति होती है, तो कर्ता के साथ तृतीय विभक्ति आती है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो एक कर्ता के साथ क्या आती है, तृतीय विभक्ति आती है। पूछता है कर्म वाच्य में कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आती है, तृतीय विभक्ति आती है। कर्ता ने, और ये प्रथम विभक्ति के साथ आती है कर्तृवाच्य में, कर्ता के साथ प्रथम विभक्ति, कर्ता के साथ प्रथम विभक्ति आए तो कर्तृवाच्य, कर्ता के साथ तृतीय विभक्ति आए तो क्रमवाच्य। कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति है बच्चों, ये तीसरी विभक्ति है, करण की विभक्ति है, तो क्रमवाच्य है ना। ये रिटन बाय राम थर्ड फॉर्म भी आ रही, और बाय की जगह क्या आ रहा, के द्वारा भी आ रहा। ये देखिए आप अंग्रेजी से हिंदी पढ़ने का तरीका, अंग्रेजी से हिंदी पढ़ने का तरीका है ये। कैसे क्या पढ़ते हैं, कर्ता से के द्वारा क्रम मुख्य क्रिया कैसे बनेगा। हमारा एक वाक्य था, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, ये एक वाक्य है। ये कर्तवाच्य कि नहीं, क्योंकि ने आ गया, क्रमवाच्य बनाना है। पहले क्या आएगा, राम, फिर तृतीय विभक्ति कौन सी होती है राम के साथ क्रमवाच्य में, से के द्वारा, राम से या राम के द्वारा, वाक्य के अनुसार। से या के द्वारा में से कौन सी आनी, ये वाक्य के सेंस के अनुसार आएगी, राम के द्वारा। क्रम क्या है इसमें, पुस्तक, क्या आता है क्रम, पुस्तक। मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी, अन्य पुरुष में आएगी पढ़ी, है ना, पढ़ी। अच्छा, ये पुस्तक पढ़ी, क्रिया का जाना रूप, मुख्य क्रिया तो ये आ गई, प्लस क्रिया कौन सा रूप, जाना रूप। काल के अनुसार, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, ये किस काल का वाक्य, भविष्य काल तो नहीं है ना। राम ने पुस्तक पढ़ी, यानी पुस्तक पढ़ी है कर लो और आसान हो जाएगा। पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी है, जब पुस्तक पढ़ी है तो भूतकाल का वाक्य है। तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या पढ़ी जाती है। अगर ये होता राम पुस्तक पढ़ता है तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये आसन भूत है। कौन सा भूत है,
आसनभूत। आसनभूत कौन सा होता है, पढ़ेंगे आगे चल के। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, पढ़ी गई है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, क्रिया का जानवर रूप ना, थर्ड फॉर्म आ गई क्रिया की यहां पर, पढ़ी गई है। ये काल के अनुसार आई, किसके अनुसार, काल के अनुसार। आसनभूत का वाक्य है। अगर वाक्य देखो ये उतार लो, राम के द्वारा, हमारी सूत्र की है ना, शर्तें पूरी होगी, कर्म भी हो गया, पुस्तक भी होगी, मुख्य क्रिया भी होगी पढ़ी, और क्रिया का जानवर रूप भी हो गया। ठीक, चलिए अगर ये है राम बंदर नचाता है, ये सामान्य वर्तमान का वाक्य है, ता ते ती आ गया। राम बंदर नचाता, ये कौन सा वाच्य है ना, राम बंदर नचाता है, सीता बंदर नचाती है, तो कृत वाच्य हो ना, तो राम क्रम वाच्य बनाना, इसका क्या बनेगा, राम के द्वारा, के द्वारा के बाद कहता है क्रम, क्रम क्या है इसमें, बंदर। राम के द्वारा बंदर, मुख्य क्रिया क्या है, नचाता, तो राम के द्वारा बंदर नचाया, नचाया वाक्य किस काल का है, वर्तमान काल का। तो जो काल वर्तमान का, तो उसी में आएगा ना, नचाया जाता है, नचाया जाता है। राम के द्वारा बंदर नचाया जाता है, ये होता है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य में हमेशा तृतीय विभक्ति आएगी, उसके बाद क्या आएगा, हमेशा क्रम आएगा, हमेशा क्या आएगा, क्रम आएगा, और क्रिया का जानवर रूप और मुख्य क्रिया अन्य पुरुष में रहेगी। अच्छा, ये तो ये होगा। अगर मैं कहता राम बंदर नचा रहा है, राम बंदर नचा रहा है, तो सीता बंदर नचा रही है, इसे क्रमवाच्य बनाना। राम के द्वारा बंदर नचाया, नचाया जा रहा है, किस काल में वाक्य है, उसी काल में हमको क्रम में वाक्य रखना है। नचाया जा रहा है, नचाया जा रहा है, ये क्रिया का जानवर रूप हो गया, नचाया जा रहा है, ये क्रम वाच्य हो गया। ये बच्चों, अब क्रम वाच्य के जो अगले प्रकार हैं, जो अगले भेद हैं, कहां कहां क्रम वाच्य होता है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और डिटेल में, और बेहद तरीके से खोलकर, और तरीके से खोलकर, ठीक ना। अगर जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके समझ में आज की वीडियो में 50% भी आया है तो भी बहुत ज्यादा है, कल की जो वीडियो बनेगी उसमें 100% गारंटी समझाने की है। जब तीनों पढ़ लेंगे हम, कर्म, कर्ता और भाव, तब क्लियर सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, अगली वीडियो कल को मिलेगी इसी वाच्य की, और फिर वाच्य के बाद वाच्य की प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।